ये कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप देखोगे तो इस पे आपको क्या नज़र आने वाला है, कार्बन नज़र आने वाला है। ठीक है, ऐसे अलग अलग तर्क दिया गया कि प्लांट से आएगा, इधर से आएगा, उधर से आएगा, बट मुख्य रूप से क्या रहता है, कार्बन रहता है। तो आइए, अगर कार्बन रहता है तो कार्बन का जो भी कहानी है, इसके तीनों आइसोटोप्स हमारे पास, जैसे कार्बन का ये एक 612 आइसोटोप्स मिलता है और इसका परसेंटेज भी देख लें 98.8% है बेसिकली, अगर आप देखोगे तो यही है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आइसोटोप्स आप देखोगे 613, तो परसेंटेज वाइज बहुत कम है। और ये 614 जो है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव। और इसका देखिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट का हाफ साइकिल दिया रहेगा या हाफ लाइफ दिया रहेगा जो इतने ईयर्स का है। बाप रे, खैर इस पे अपन जिक्र करेंगे रेडियो एक्टिविटी में, बट देखो परसेंटेज वाइज भी बहुत कम है। यानी कि C12 जो है इसी को हम लोग कार्बन का ओरिजिनल फॉर्म मुख्य रूप से मान लेते, क्योंकि 98.8% यही है। कैरेक्टरिस्टिक्स का अगर बात करोगे तो टेट्रा बैलेंसी है। यार देख लो ना, अगर 6 कार्बन पे अपने प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन जो भी बोलो 6 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करेंगे, 1s2 2s2 और 2p2। तो 2p2। अब देखो, अगर आप ग्राउंड स्टेट में देखते हो तो ग्राउंड स्टेट में p में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, 2 इलेक्ट्रॉन है। और ये जो s है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ये ग्राउंड स्टेट का कहानी है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जैसे ही इसको थोड़ा सा एनर्जी दे करके एक्साइटेड स्टेट में लाया जाएगा तो ये क्या करेगा ना कि यहाँ का जो 1 इलेक्ट्रॉन था इस इलेक्ट्रॉन को इधर वाले में भेज देगा और 3 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो जाएगा 2p में, और s जो 2s है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। मैक्सिमम ये अपना 4 ऑर्बिटल्स खाली कर सकता है, और 4 ऑर्बिटल्स खाली कर सकता है तो 4 एलिमेंट से ये 4 इलेक्ट्रॉन ये किसी से गेन कर सकता है या तो उसको डोनेट कर सकता है। इस वजह से इसको टेट्रावैलेंट बोल रहे हैं। टेट्रावैलेंट वैसा होता है जो क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर। ये देखिए ग्राउंड स्टेट का कहानी यहाँ पे बनाया गया कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। और जब ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो उस स्टेट में देखो 2s पे 1 इलेक्ट्रॉन और 2p पे 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि मैक्सिमम इस पे कितने खाली हो सकते हैं, 4 खाली हो सकते हैं। तो जहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आ पाए हमारे पास उसको हम लोग कौन सा वैलेंस बोलेंगे, टेट्रा वैलेंस। अब टेट्रा वैलेंस होने का फायदा क्या है, देखिए कि कार्बन जो है वो किसी एक से ऐसे 4 अलग अलग एलिमेंट से कंबाइन करेगा और 4 डिफरेंट का कंपाउंड बना देगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो टेट्राहेड्रल भी होता है। ये तुम्हें पता होना चाहिए कि जो भी कभी 4 बॉन्ड बनाएगा तो 4 बॉन्ड बनाने वाले कैसा हो जाएंगे, टेट्राहेड्रल हो जाएंगे, है ना। टेट्राहेड्रल यानी कि कार्बन का एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड देखो इधर है, ये 2 एक प्लेन में है। इसके बाद ये जो आप डॉटेड लाइन देखोगे वो इनटू द प्लेन यानी कि अंदर जाता हुआ, और इस तरह का जो शेप है ये आउट टू द प्लेन बाहर आता हुआ। टेट्राहेड्रल इसी शेप को हम लोग बोलते हैं। बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल का कितना, 109 डिग्री 28 मिनट, जो हम लोग याद किए थे किधर, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में, है ना। अब देखो टेंडेंसी, या टेट्राहेड्रल है तो इस पर मल्टीपल बॉन्डिंग का जो है वो कैपेसिटी रहेगा। ये डबल बॉन्ड बना सकता है, सिंगल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, या तो डबल का 2 बॉन्ड बना सकता है ना। ये इसका गुण है। अब देखो कैटिनेशन आप जानते हो कि कार्बन जो है वो सेल्फ लिंकिंग करेगा, और सेल्फ लिंकिंग करके ये लंबा चेन बना सकता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। जहाँ भी कहीं कोना है वहाँ पे क्या नजर आएगा आपको, कार्बन नजर आएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। सेल्फ लिंकिंग का जो ये प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, कैटिनेशन बोलेंगे। ठीक है, देखो कैटिनेशन के थ्रू एक लंबा सा चेन आपको यहाँ पर दिखाया गया है। अब आइए हाइब्रिडाइजेशन का बात करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में अगर तुम देखोगे तो इसके जो है वो सिग्मा बॉन्ड का बात किया जाएगा और दूसरा किसका, पाई बॉन्ड का बात किया जाएगा। सिग्मा बॉन्ड आप जानते हो कि जब एक्सियल ओवरलैपिंग होता है तो एक्सियल ओवरलैपिंग के थ्रू जो एरिया इस पे कवर होगा इसको हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ देखो ये वाला एक्सियल ओवरलैपिंग हो गया। अब एक्सियल ओवरलैपिंग होने के बाद दूसरे ऑर्बिटल्स अगर कंबाइन करते हैं तो ये साइड से कंबाइन करेगा और ये पाई बॉन्ड बनाएगा। तो सबसे पहले इस पे देखो कार्बन का ये जो खासियत है कि ये तो सिग्मा बॉन्ड बना सकता है इसके एसएस ऑर्बिटल कंबाइन करके। अगर एस पी के साथ करता है तो भी सिग्मा, और पी पी कंबाइन करता है तो भी सिग्मा। पहला बॉन्ड जो भी होता है एक्सियल वो सिग्मा बॉन्ड होता है, ये हम लोग जानते हैं, इस पर किसी तरह का कोई संदेह नहीं होने चाहिए। दूसरा जो है ये पाई बॉन्ड भी बना सकता है क्योंकि इसके पास एस भी ऑर्बिटल्स है और पी भी ऑर्बिटल्स है। आपने देखा ना 2s भी था और 2p भी था, तो ये सिग्मा पे भी जा सकता है और पाई पे भी जा सकता है ना।
अब देखो जब भी कभी सिंगल बॉन्ड रहेगा सिग्मा बॉन्ड, और जब भी कभी डबल बॉन्ड रहेगा तो पाई बॉन्ड स्टार्ट होगा वहाँ से, है ना। पाई बॉन्ड के बारे में आप और भी एक रोचक बात पढ़ोगे कि जब भी कभी हमारे पास पाई बॉन्ड आएगा तो वहाँ पे क्या होता है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना शुरू होता है। ये पाई बॉन्ड कहीं फिक्स नहीं है, ये बोलेगा भैया हमारे शकल में कौन से कांटे जड़े हुए हैं, जब इसे डबल मिल रहा है, 2 समोसे मिल रहा है तो हमें भी दे दे। बाद में तुम्हें पता चलेगा कि डबल बॉन्ड जो होता है ये ना तो इस पे होता है दरअसल, और ना तो इस पे होता है। इसको हम लोग बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको रेजोनेंस के नाम से तुम आगे जा करके पढ़ोगे, है ना। कि डबल बॉन्ड जब भी कभी आ जाए तो समझ जाना वो अनसैचुरेटेड है, ठीक है। क्या है? अनसैचुरेटेड, यानी कि स्थिर कंपाउंड नहीं है, वहाँ पे छितिर बितिर नजर आएगा, ठीक है। नोट में देखिए क्या लिखा हुआ है कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। हाँ, हो क्यों नहीं हो, ठीक है। देखो पकड़ रखा है ना पूरा, तो ये तो अपन पहले से जानते हैं, ये तो इधर का बात है नहीं, चैप्टर 4 का। पाई बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव, हाँ पाई बॉन्ड मोर रिएक्टिव, ठीक है। क्यों? क्योंकि डीलोकलाइज है, वो तो अनस्टेबल बना रहा था, अनसैचुरेटेड बना रहा था, है ना। वो तो मतलब क्या बोलेंगे, उतावला रहता है, बेचैन रहता है कि अपन कहीं से रिएक्ट कर जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो है यहाँ पे छितिर बितिर नाचने वाला, नल्ला, बेकार, बेरोजगार, फालतू का जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलेंगे? पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इससे ज़्यादा अपन गाली नहीं दे सकते थे इसे। मेल्टिंग पॉइंट दोनों में से किसका ज़्यादा होगा? मेल्टिंग पॉइंट दोनों में से किसका ज़्यादा होगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो देखेंगे, ठीक है। अभी सारा का जो है ना, जैसे अल्केन में भी आप देखोगी तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ठीक है, उस पर देखोगी। फिर जो है जब अनसैचुरेटेड रहता है वो एक अलग कहानी है। फिलहाल अपन इस पर इंट्रो पे चलते हैं, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आने वाला है। अब यहाँ से देखिए स्ट्रक्चर का बात देख लो, इसके बाद कितना सिग्मा कितना पाई, यार तुम गिन सकते हो भाई। सिंगल बॉन्ड सिग्मा, डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा और एक पाई, ठीक है। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड मैं तुम्हें बात बताऊं बढ़िया, कि हाइब्रिडाइजेशन का बात अगर तुम करते हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि जब सारा ही सिग्मा बॉन्ड हो, देखो ये वाला, तो हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का एक तरीका है कि सिग्मा गिन लो, 4 सिग्मा है, यानी कि एक एस और पी का 3। अगर तुम्हारे पास 3 सिग्मा है तो एस का 1 और पी का 2। पाई बॉन्ड को कोई भी लेना देना हाइब्रिडाइजेशन से नहीं होता है, ये आप पढ़े हो। यहाँ पे अगर देखोगे तो देखो 1 सिग्मा और 2 सिग्मा, यानी कि एस पी। अच्छा, बॉन्ड एंगल भी देख लीजिए, सबका बॉन्ड एंगल याद होना चाहिए यार। बॉन्ड एंगल उंगल जो अपन कैलकुलेट करते तुम जानते हो ना कि उसको जो है वो ट्रिपल बॉन्ड वगैरह से कोई मतलब नहीं है ना। हम बोले थे कि वैलेंस शेल थ्योरी या तो वेस्पर जो हमें दिया था ये चीज़, वो बोला था कि ट्रिपल डबल सबको वो सिंगल बॉन्ड लेकर के चला है। अब देखो एक ठो इधर एक ठो इधर, तो दोनों के बीच बॉन्ड एंगल कितना नजर आ रहा है लड़की? 2। अरे बॉन्ड एंगल साला कैसा ना आदमी है तू लोग, 180 ना, 2 ठो कैसे? एक बॉन्ड इधर है, बॉन्ड 2 ठो, और एंगल कितना है इधर से इधर अगर जाएंगे तो 180 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे भी देखें, कभी भी डबल बॉन्ड से कंफ्यूज नहीं होना है। वेस्पर को याद करना है कि वो लीनियर ज्योमेट्री ले लेगा, क्योंकि उसको डबल बॉन्ड से कोई मतलब नहीं था। ये देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, बस इसको हम लोग ट्रायगोनल प्लेनर बोलते हैं, टेट्राहेड्रल, यही शेप यहाँ पे आएगा मेनली, ठीक है, यही शेप आएगा यहाँ पे मेनली। तो तुम्हारा फर्ज है, वैसे ये लीनियर को तो 180 जानते हो, 120 जानते हो, ये 109 सब जानते हो, कोई मुख्य बात नहीं है। बट हाँ, मुख्य बात तब होगा जब किसी के पास लोन पेयर रहेगा, क्योंकि आप जानते हो कि लोन पेयर जो है वो शेप को बिगाड़ देगा, है ना। लोन पेयर शेप को बिगाड़ देगा। अब यहाँ पे आइए देखते हैं क्या है। एस तो बेंट हो जाता है। बेंट मतलब शेप चेंज होता है। अब बेंट रहेगा जब 2 ठो लोन पेयर रहेगा, बेंट को भी शेप बोलते हैं। 1 ठो रहेगा तो क्या होगा, है ना। उसके लिए सारा बात वैलेंस शेल जो रिपल्सन थ्योरी का चार्ट है उसको पलटो, आपको याद आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ जो जो आएगा उस पर तो अपन जिक्र करेंगे, बट मुख्य रूप से तुम्हें वो देखना है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ लोन पेयर, ये क्या है? एस नंबर। एस नंबर बोले तो सीरियल नंबर, कौन सा नंबर है? एस साला इतना शॉर्टकट ठीक ही बोल रहे थे लोग। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ लोन पेयर। अच्छा, शेप होना चाहिए ये मुझे लग रहा है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप का जिक्र करा है, तो देखो यहाँ से अगर देखोगे तो हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए हमें क्या, शेप देखें, शेप नंबर नहीं होना चाहिए था। शेप देखने के लिए हमें क्या करना होता है कि आप सिग्मा बॉन्ड को भी गिने और उसके साथ उसके लोन पेयर को भी गिने। लोन पेयर वैसे हम लोग जो है शेप में देखते हैं, बट ज्योमेट्री बताने के लिए हमें क्या करना होता है, ज्योमेट्री के लिए ये चीज़ हम लोग देखते हैं, है ना, दोनों चीज़ को। और शेप वाला अगर तुम देखोगे तो अच्छा देख ही लेते हैं क्या है। जैसे CH3+ है, अब CH3+ है हमारे पास, तो CH3+ में देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पे अपन अगर देखते हैं तो जैसे इस तरह का प्लस है, अब 3 बॉन्ड है तो sp2 इधर, तो वैसे कोई बात नहीं नज़र आ रहा। ये माइनस वाला, हाँ इस पे देखें,
ये देखो माइनस वाला, अब लोन पेयर है भाई, तो लोन पेयर है। अब हमें अगर शेप बताना है, शेप नहीं होना चाहिए, वो एस नंबर क्या लिखा है पता नहीं, वो बेसिकली ज्योमेट्री के लिए लिखा है, ठीक है, ज्योमेट्री बताने के लिए। जब भी अपन ज्योमेट्री बताएंगे तो हमें क्या करना होता है, जो बॉन्ड पेयर है उसके साथ साथ हमें लोन पेयर को भी देखना होता है। लोन पेयर को अपन एक मानकर चलेंगे, एक बॉन्ड की ही तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। या तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन बाय 2 करना होगा आपको। तो देखो लोन पेयर को 1 2 3 4 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। लेकिन जब तुम शेप बता रहे होगे उस समय इसका कोई रोल नहीं रह जाएगा। शेप बताने के लिए हमें क्या करना होता है, जो लोन पेयर है उसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब देखो यही तीनों को अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्रायगोनल प्लेनर हो जाएगा। अच्छा, ये तो तुम्हें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने पढ़ाया था पीरियोडिक टेबल में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डायरेक्ट डिपेंडेंट होता है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर का। क्या होता है, डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर का, यानी कि जितना ज़्यादा एस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना उसका ज़्यादा होगा, ठीक है। अब आइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखने के लिए अपन देखते हैं कि कहाँ पे कितना एस है। जैसे देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये कलर काफ़ी आँख पे चमक रहा है। तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो जितना ज़्यादा उस पर एस कैरेक्टर होगा परसेंटेज, देखो जैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो अपन थोड़ा सा इसको वाइट पेज लेकर आते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए जैसे SP है तो SP है तो ओवरऑल 2 ठो है, उसमें से S कितना है, 1। ये आ गया इसका फ्रैक्शन। अब परसेंटेज निकालना है, 100 से इंटू कर दे, 50% आया और 50% आया। अब कभी देखो तुम्हारे पास जैसे SP2 है तो SP2 है तो देखिए SP में 3 है, उसमें से S कितने हैं, 1 है। इसको 100% परसेंटेज मतलब 100 से इंटू बस फ्रैक्शन सेट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ से दे 33.33%। तो इससे क्या पता चला कि जो ये दूसरा वाला है वो उससे जो पहला वाला था वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव था। जितना ज़्यादा S होगा उतना, सॉरी वो ज़्यादा हो गया ना, ये कम है। जितना ज़्यादा S होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, है ना। ये सब बात याद रखना जब तुम सॉल्व कर रहे होगे मेंस के सवाल, तो ये सब बातें तुम्हें पता होना चाहिए। फाइंड हाइब्रिडाइजेशन है तो ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनते, इस पर क्या क्वेश्चन है यार, ठीक है। बट चलो देख लेते हैं। जैसे मान लो एक हमारे पास ऐसे दे रखा हो, बोला इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पे मात हम लोग खा जाएंगे धोखा, कि अपन कार्बन गिन के लिख देंगे, अगर हाइड्रोजन नहीं दिया तो हाइड्रोजन को हमें कंसीडर करना होगा। जैसे देखो ये 2 हाइड्रोजन तुम्हें ऑटोमेटिक मान लेना है टेट्रावेलेंट, तो ये क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। जैसे देखो ना ये इसके लिए बताओ, चलो 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 देखो एक डबल बॉन्ड है तो sp2 है ना, यानी कि 3 सिग्मा के लिए sp2। ये सब पे इतना प्रैक्टिस, जैसे ट्रिपल बॉन्ड के लिए sp को तो याद भी हो जाता है कि सिंगल बॉन्ड है तो sp3, डबल बॉन्ड है तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। इस पर कोई बड़ी बात नहीं, इसको तुम आसानी से कर सकते हो। यार भाई एक बात बता भाई, ओ जाने चल कोई नहीं, इधर आ जा। फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CC सिंगल बॉन्ड। ओ अच्छा, यहाँ पे भी देखिए C और C के बीच के बॉन्ड, ये भी वही है। ये सब सवाल तुम बना सकते हो इससे रिलेटेड आगे। अच्छा इधर देख लीजिए, थोड़ा प्लस माइनस से हाइब्रिडाइजेशन को कोई लेना देना नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्ज देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आइए आप केवल ये देख करके चलो कि क्या है हमारे पास, C है और 2 H है और ये है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन इसके लिए कितना हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे 2H और 1 नीचे करने के लिए 3 ना, 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा के लिए 1 S और P का 2 sp2। चल बहुत अच्छे। अब आगे अगर तुम आते हो सिग्मा पाई से तो मैं तंग आ गया हूँ, ठीक है। अब इसे आगे ही लेकर के, अच्छा ये देख, इससे रिलेटेड तुम सोच सकते हो कि IT पे भी सवाल पूछे गए हैं। यानी कि यार केमिस्ट्री तुम समझ लो कि कितना आसान है। अगर तुम्हारा NCERT पे पकड़ है तो तुम्हें इस पे सवाल बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अब आ गए तो देख ही लेते हैं कि क्या पूछा है, कि सिग्मा कितने भाई, पाई कितना। क्या महान काम, 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, 6 बॉन्ड, 7 बॉन्ड। कितने सिग्मा है, 7। और पाई अगर देखते हो तो 1 और 1 2 हैं, और यहाँ पे ट्रिपल में तो 2 पाई रहता है ना, तो 3। देखो आइम्स पे भी इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका क्या सवाल है देखिए। यहाँ पे भी सिग्मा पाई बोला, हर जगह पूछता है, फिर से IT में पूछा है, फिर से ये दिसंबर का कोई एग्जाम में पूछा है, ठीक है। अब यहाँ से अपन आगे चलते हैं, इधर बहुत हो गया। इसके बाद देखो अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। अच्छा जी, बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ हमारा जिम्मेवारी बनता है कि हमें बॉन्ड लेंथ याद होने चाहिए। अब देखो बॉन्ड लेंथ के बारे में एक बात तुम्हें बताऊं कि ये बात कि बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली डिपेंडेंट होता है किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स चार्ज, और चार्ज जितना ज़्यादा होगा वो बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, है ना।
बॉन्ड लेंथ मतलब जो कार्बन कार्बन है इसके बीच कितना दूरी है, कार्बन कार्बन के बीच कितना दूरी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड का लेंथ कितना है, कितना लंबा कितना दूर है बॉन्ड, उसी को क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ। और इलेक्ट्रोनेगेटिव जब होगा ज़्यादा तो इस केस में जैसे प्लस माइनस रहा तो ये तो करीब आना चाहेगा ना, लेकिन बॉन्ड लेंथ जो है वो करीबी का उल्टा, मतलब बॉन्ड लेंथ इनवर्सली डिपेंडेंट टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बात तुम्हें पता होना चाहिए। तूने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल लोगे परसेंटेज एस कैरेक्टर से तो तुम बॉन्ड लेंथ को उसके रिवर्स कर सकते हो। जी हाँ, अब इसी पैटर्न पे कुछ सवाल मार लोगे। इसके बाद देखिए फिर से ये आईटी पे कोई सवाल पूछा गया है, इस पे हमें बोला गया है 1 2 3 4 पॉइंट दिया था और बोला था कि अरेंज करो आप इसके बॉन्ड के लेंथ के अकॉर्डिंग या तो बॉन्ड का स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। ये अरेंज करने का बात करा है, किसके अकॉर्डिंग, बॉन्ड के स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग करा है। ठीक है, तो देखो आइए देखते हैं। सबसे पहले वही चीज़ करना है, यहाँ पे देखो sp है, sp है, sp3 है, sp3 है, sp2 है ना, ये सब बात था। वैसे ये sp का हमें कोई काम नहीं, 1 वहाँ से शुरू किया है। अब यहाँ पे sp है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा वो बॉन्ड उतना स्टेबल। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो बॉन्ड स्टेबल, प्लस माइनस बना है, अट्रैक्ट हुआ है ना, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग है तो एक तरह से स्टेबल है। बॉन्ड लेंथ का उल्टा हो जाएगा बॉन्ड का स्ट्रेंथ। स्टेबिलिटी ना कहो, स्ट्रेंथ कह दो, बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्या कह दो, बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका उतना ज़्यादा, स्टेबिलिटी नहीं, सॉरी, बॉन्ड स्ट्रेंथ आपको बोलना था। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर आप देखते हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, उतना ज़्यादा पकड़ और उतना उल्टा। यार 2-3 बात तुम्हें समझ आती नहीं आती। चैप्टर 4 में अपन बात करें, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली डिपेंड नहीं करेगा किसका, बॉन्ड लेंथ का, इन्वर्सली डिपेंडेंट करेगा। और बॉन्ड लेंथ जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डायरेक्टली डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। हाँ, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। ठीक है, कोई प्राण पखेरु उड़ने वाले बात नहीं, काफ़ी आसान, काफ़ी सिंपल। अब आइए टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन देख लेते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन आखिर कितने टाइप से लिंक हो सकता है। ठीक है, तूने गाना तो सुना होगा, कभी लिंक करे कभी ब्लिंक करे। चलो ठीक, इतना ही गाना मैं सुना सकता हूँ तुम्हें। प्राइमरी कार्बन और ये प्राइमरी हाइड्रोजन। ठीक है, देखो प्राइमरी दरअसल बोलते किसको हैं, हाँ 1 डिग्री बोल सकते हो, लेकिन देखो जो कार्बन 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 है और यहाँ से कार्बन है, ये कार्बन का अपन से पूछा जाएगा तो देखेंगे कि ये कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस कार्बन का अगर पूछा कि ये कितना डिग्री कार्बन है तो हमें देखना होगा कि ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे 2 से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री, अगर एक ही से जुड़ा रहता तो 1 डिग्री, और 3 से जुड़ा रहता तो 3 डिग्री। यही होता है, अदर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री को प्राइमरी, 2 डिग्री को सेकेंडरी और 3rd को टर्सरी। ठीक है, तो देखिए 1 डिग्री कार्बन विच अटैच टू ओनली 1 कार्बन, अगर एक ही कार्बन से कोई जुड़ा है, जैसे देखो इसका पूछा है, इसका पूछा तो देखो ये किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो कितना डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री। अगर अपन यहाँ देखेंगे जैसे इस कार्बन का पूछा हुआ है या क्लोरीन का पूछा हुआ है तो देखो ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखो 1 कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री, इस तरह का बात आ जाएगा। ठीक है, और 1 डिग्री कार्बन पे जितना हाइड्रोजन है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन है ना। 1 डिग्री वाले कार्बन पे जितना हाइड्रोजन है उसी को क्या बोलते हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस पे तो 1 ही डिग्री हमेशा रहेगा ना। हाँ, 1 से जब जुड़ा रहा तो 1 ही डिग्री होगा। इसमें 1 डिग्री कौन है, देखो ये 1 डिग्री था, ये 1 डिग्री था, ये 1 डिग्री था और ये 1 डिग्री था। जो साइड वाला में रहेगा ना वही 1 डिग्री होगा, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा। सारा हाइड्रोजन को गिन के लिख लीजिए। सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, ये जो 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो, जैसे देखो यहाँ पे है ये कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग सेकेंडरी कार्बन, या यूँ कह लो कि ये कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे। ठीक है, और उससे जो भी हाइड्रोजन कनेक्टेड है वो कितना हो जाएगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, अब है टर्सरी कार्बन एटम या तो टर्सरी हाइड्रोजन। देखिए ऐसे कार्बन एटम जो 3-3 से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, ऐसे कार्बन एटम जो 3-3 से जुड़ा हुआ हो। यूँ कह लो जैसे ये क्लोरीन दे रखा है तो ये क्लोरीन बोला कितना डिग्री, तो देखेंगे कि जो कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है। 2 तरीके से देखते हैं, अगर कार्बन का ही बोला तो कितने कार्बन से जुड़ा है,
या किसी एलिमेंट का पूछा क्लोरीन का, तो ये कार्बन से जो कनेक्टेड है वो कार्बन कितने से कनेक्टेड है ना, ऐसे हमें देखना होता है। और उससे जो भी कनेक्टेड हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा, टर्सरी हाइड्रोजन हो जाएगा। अच्छा, क्वांटरी भी दे रखा है, देखिए क्वांटरी कार्बन एटम मतलब ऐसे कार्बन एटम जो 4 कार्बन एटम से कनेक्टेड हो। भाई ये वाला है देखो, 4 कार्बन से कनेक्टेड है। वैसे इस तरह का बहुत कम ही बार आपको दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ से कुछ सवाल आपसे पूछ रखा है, जैसे बोला क्लोरीन कितने हैं, तो ये देखो कार्बन से एक कनेक्टेड है 1 डिग्री, यहाँ से ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री जो 2 कार्बन से कनेक्टेड हो, कार्बन ये जो 3 से कनेक्टेड हो 3 डिग्री। यहाँ बेसिकली कार्बन का ही पूछा है कि कितने हैं, तो जितने से भी कनेक्टेड, 1 से कनेक्टेड हो 1 डिग्री, 2 से कनेक्टेड हो 2 डिग्री, 3 से कनेक्टेड हो 3 डिग्री, ठीक है। कैसा लगा, वो क्या लिखा हुआ तो साइड 1 डिग्री। 1 डिग्री वाले कार्बन कितने हैं ये काउंट करके लिखा, 1 डिग्री का हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री कितने हैं, 3 डिग्री कितने हैं, बोलो काउंट करके लिख लेंगे, ठीक है। अब आओ टाइप्स ऑफ अल्कोहल हमारे पास आ गया, ठीक है। अल्कोहल्स आप जानते हो कि अल्कोहल्स ऐसे वाले को बोलते हैं जिसपे क्या लगा हुआ हो, OH ग्रुप लगा हुआ हो। OH के लिए हम लोग सफिक्स क्या यूज करते हैं, और प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी यूज कर सकते हैं ना, हाइड्रोक्सी। तो देखिए हाइड्रोक्सी अपन यूज करते हैं, इसके लिए प्रीफिक्स और सफिक्स में क्या यूज करते हैं, हाँ प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी और OL मतलब लास्ट वाला है ना, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल देखो किसको बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल मतलब जो अल्कोहल कनेक्टेड है जिस कार्बन से, वो कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है। या तो यूँ कह लो कि प्राइमरी कार्बन, 1 डिग्री कार्बन से जो अल्कोहल कनेक्टेड है उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। 1 डिग्री कार्बन से जो कनेक्टेड है उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। ना कोई झंझट ना कोई लफड़ा। ये जैसे 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, और 1 डिग्री कार्बन कौन होता है, जो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। 2 कार्बन से जुड़ा हो 3 डिग्री 2 डिग्री, समझ गए ना, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप देख सकते हो कि 1 डिग्री काफ़ी सिंपल है, इस वजह से इस पे ना बढ़ करके अपन आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास कौन सा आने वाला है, सेकेंडरी अल्कोहल। क्या हो जाएगा कि जो कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितना डिग्री का है, अगर वो 2 डिग्री का है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। कितना कार्बन से जुड़ा हुआ, OH नहीं, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितना डिग्री वाला कार्बन है, वो कितना डिग्री वाला कार्बन है। ज़रा लोग देख नहीं रहा, बट कोई बात नहीं, ठीक है। अब आप देखो सेकेंडरी अल्कोहल आपने देखा, सेकेंडरी अल्कोहल क्या हो जाएगा सुंदर कन्या, कि ये जो जिससे जुड़ा हुआ है वो कितना डिग्री कार्बन है, ठीक है। अब कितना डिग्री कार्बन है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर ये 2 डिग्री मतलब 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमारे पास टर्सरी, समझ गए यार, काफ़ी सिंपल बड़बड़ है, ठीक है। ये जो अल्कोहल जुड़ा हुआ है वो कितना डिग्री कार्बन है ना, चल बहुत अच्छा। या तो यूँ तो कह लो, तुम्हें ऐसे भी स्कूल में या कहीं बोला जा सकता है कि ये जो OH जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, दोनों ही तरीका होता है। अपन सिंपल देख लेंगे OH जो है वो कितना डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और कितना डिग्री कौन होता है वो अपन देख लिए कि कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री, 2 से जुड़ा है 2 डिग्री, 3। अब हमारे पास आएगा अमीन, कौन आएगा, अमीन। अमीन मतलब कौन सा हो जाएगा, NH3। ये जो ग्रुप है NH3, ये जो ग्रुप है इसी को बोलते हैं, बट यहाँ जब ये कनेक्टेड होगा तो NH2 के साथ कनेक्टेड होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन इससे हटेगा तब तो ये कार्बन से लगेगा, है ना। तो NH2 यहाँ पे आएगा अमीन के रूप में। और देखो इसका तरीका अलग होता है देखने का, ठीक है, इसका डिग्री देखने का तरीका अलग होता है, बाकी सबका वही रहेगा बट अमीन का अलग होगा। इसमें हमें नाइट्रोजन के टर्म में देखना होता है ना। N इज अटैच टू ओनली 1 कार्बन एटम, तो प्राइमरी कार्बन एटम मतलब देखिए क्या बोल रहा है कि नाइट्रोजन के साथ केवल एक ही कार्बन लगा हुआ है तो ये प्राइमरी होगा। इसमें नाइट्रोजन का साथ देखना होता है, मतलब नाइट्रोजन किस कार्बन से अटैच्ड है, वो कितने कार्बन से, मतलब वो नहीं देखना, बस यही देखना कि नाइट्रोजन किससे कनेक्टेड है। अगर यही बीच में रहता है, ये 3 हो जाता तो 3 डिग्री होता है। देखो ना, सेकंड देख लो कि नाइट्रोजन, दूसरा में देखो ये 2 कार्बन से कनेक्टेड है तो 2 डिग्री। और एक तरीका होता है इसमें हाइड्रोजन देख लो, इसमें 2 हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री, इसमें 1 हाइड्रोजन है तो 2 डिग्री, इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो 3 डिग्री, ऐसे भी तुम देख सकते हो। और अगर ये 2 कार्बन से कनेक्टेड है तो 2 डिग्री, ऐसे भी देख सकते हैं। और फाइनली हमारे पास क्या आएगा, नाइट्रोजन 3 कार्बन से कनेक्टेड है तो 3 डिग्री, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्सरी अमीन। क्या बोलते हैं, टर्सरी अमीन। आई होप तुम समझे। चलो अब हमारे पास देखिए टर्सरी हो गया, फिर हो जाएगा क्वाटरनरी अमीन, ठीक है। तुम यार नाइट्रोजन के बारे में तुम एक बात जानते होंगे कि ये जो है 3 बॉन्ड तो बना ही सकता है, टेट्रावैलेंट तो है ही, है ना।
यहाँ से 3। अब क्या करता है, एक बार सारा धोखा देने वाला काम करेगा, डेटिव बॉन्ड बना देगा। ठीक है, डेटिव बॉन्ड क्या होता है कि इसके पास 2 गो लोन पेयर है, पेंटावेलेंट है, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ई लोन पेयरवा ये किसी को दान दे देगा, है ना, और दान दे देगा, और दान दे करके ये पॉजिटिव आयन बन जाएगा जिसको अमोनियम आयन बोलते हैं, NH4+। और इस तरह जो दान देने वाला बॉन्ड है उसको डेटिव बॉन्ड बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किसी गरीब को जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है उसको ये डोनेट दे सकता है ना अपना दोनों इलेक्ट्रॉन, और इसी से ये क्या बना देगा, अमोनियम आयन बना देगा, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है उसको। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से अगर आप देखते हैं N इज अटैच टू 4C कार्बन, ओ जो नाइट्रोजन है वो 4 कार्बन से कनेक्टेड हो जाएंगे भाई। 4 डिग्री तो अपन पहचान ही लिए, बट ये करा ऐसे क्यों? क्योंकि ये जो है अपने पास का इलेक्ट्रॉन डोनेट दे सकता है और पॉजिटिव आयन बन सकता है ना। इसी को बोलते हैं अपना पर्स में जो 10 टकिया था वो भी किसी गरीब को दान दे दिए, किसी सुंदर कन्या को प्रफुल्लित करने के लिए, और खुद भी भूखे जो है वो घूम आए मार्केट से। है, मैं तो ऐसे कभी ना करूँ। क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। अब है कि कैसे कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं कार्बन वाले कंपाउंड को, और कैसे कैसे उसका नामकरण करते हैं। ठीक है, सबसे पहले है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ग्रुप के बेसिस पे, होमोलोजस के बेसिस पे। होमोलोजस यू नो दैट ना, होमोलोजस इज व्हाट, कि जो सक्सेसिव 2 कार्बन कंपाउंड होता है, जैसे CH3 ये हो गया अपना इथेन, और इसके बाद ये CH4 ये हो गया मीथेन। तो 2 सक्सेसिव कंपाउंड पे देखोगे तो देखो एक कार्बन बढ़ा है और 2 ठो हाइड्रोजन बढ़ा है। इस पे देखो C2H6 है ना ये, और वो CH4 है, मतलब एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। किसी भी 2 सक्सेसिव कंपाउंड में देखते हो कार्बन का, सक्सेसिव मतलब लगातार, तो उसमें CH2 का अंतर आता है। इसी बिहेवियर को इसका क्या बोला जाता है, होमोलोजस। ठीक है, एक सीरीज बना देता है, 10 पे भी आपने पढ़ा। हाँ जी, अरे बाप। अब देखो बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे ओपन चेन, इसी को एलिफेटिक बोलते हैं, इसी को असाइक्लिक बोलते हैं। जो ओपन चेन है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिफेटिक भी बोलते हैं या तो असाइक्लिक भी बोलते हैं, उसी का नाम है जब कार्बन कार्बन सीधा ओपन चेन स्ट्रेट चेन में रहेगा, है ना। दूसरा हमारे पास होता है क्लोज चेन या तो साइक्लिक कंपाउंड, जिसको बोलते हैं क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड। अब एलिफेटिक 2 तरीके का अपन बोल भी रहे थे, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड में सारे सिंगल बॉन्ड यानी कि अल्केन्स, GF देख लो इसका, GF क्या होता है, CnH2n+2, जिसको जनरल फार्मूला बोलते हैं। इसको पैराफिन्स भी बोला जाता है ना। अल्केन्स का नाम है पैराफिन्स, इसका नेचुरल जो फॉर्मेशन रहता है उसी के बेसिस पे इसका क्या नाम है, पैराफिन्स। और इधर से आप देखोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं ओलिफिनिक बॉन्ड है, अल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n है। और ये ट्रिपल बॉन्ड वाला जो है इसको हम लोग एसिटाइनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, अल्कीन बोलते हैं, जनरल फार्मूला CnH2n-2। जनरल फार्मूला तो समझ ही रहे होगे क्या है ना। इसके बाद इधर समझ रहे ना, इधर अगर तुम देखोगे तो देखो यहाँ पे अपन अगर देखते हैं क्लोज चेन वाले में तो क्या आएगा, होमोसाइक्लिक और हाइड्रोसाइक्लिक। कौन कौन सा आएगा, होमोसाइक्लिक और हाइड्रोसाइक्लिक, है ना, होमोसाइक्लिक और हाइड्रोसाइक्लिक। तो अब देखिए होमोसाइक्लिक जो है इसमें हमारे पास एलिसाइक्लिक आएगा और एरोमेटिक आएगा। एरोमेटिक मैंने तुम्हें पहचानने सिखाऊंगा, ठीक है, कि जिसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो उसको हम लोग एरोमेटिक बोलते हैं। ठीक है, नहीं समझ पाया, देखो कोई बात नहीं। एक समझदार कंपाउंड को उठाते हैं, और ये समझदार कंपाउंड हमारे पास बेंजीन है। कौन है, बेंजीन। इस तरह का रहता है, इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स को देखो कैसे चेक करते हैं, 4n+2, और n = क्या होता है, नंबर ऑफ रिंग। क्या होता है, नंबर ऑफ रिंग। रिंग इसमें कितना है, एक रिंग है भाई, एक ही रिंग है। ठीक है, वो घूम रहा है, डबल बॉन्ड को नहीं, रिंग इसमें एक क्लोज रिंग कितना है, एक है, और एक रिंग है तो यहाँ पे 1 बैठा दे +2, कितना इलेक्ट्रॉन हुआ पाई वाला, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुआ। इसमें गिनो पाई इलेक्ट्रॉन, आप गिनो कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें है कि नहीं। देखो 1 2, एक बॉन्ड में तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ देखो 3 4, यहाँ देखो 5 6, और इस तरह से 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इस तरह से 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसको हम लोग बोलेंगे हाँ ये एरोमेटिक हुआ, हाँ ये एरोमेटिक हुआ, हाँ ये एरोमेटिक हुआ। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या बोलेंगे, एरोमेटिक हुआ। जब भी कभी इस तरह से 4n+2 वाले में सेट बैठ जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे कि हाँ एरोमेटिक है, और जब इस पे सेट नहीं बैठेगा तो क्या बोलेंगे, एरोमेटिक नहीं है, है ना।
एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक पे शुरू में बहुत ज़्यादा बहस चला, आप देखोगे जब हम लोग बेंजीन पढ़ेंगे तो किसी ने बोला जो सुगंध वाला होता है, परफ्यूम वगैरह में होता है ये बेंजीन के कंपाउंड्स, है ना। तो शुरू में बोला गया था कि जो सुगंध वाला है उसको हम लोग बोलेंगे एरोमेटिक, ठीक है। बाद में पता चला कि हर एक एरोमेटिक में सुगंध नहीं है। फिर बहुत खोजते खोजते एगो फार्मूला दे दिया कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा नहीं, सिग्मा तो ये सब है ना, सिग्मा नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन्स इस पैटर्न पे जिसका रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक, है ना। यानी कि फिलहाल आप देखो ये कोई भी उठा लो, इस पे भी देखो, इस पे 2 रिंग है ना। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो देखो इस रिंग में देख लो, अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हुआ तो इस रिंग में भी देख लो। क्या फॉर्मूला था बोले एक बार फिर से, 4n+2 था ना, 4n+2 था। तो अब देखिए 4n+2 था, तो 4n+2 का फॉर्मूला को यूज करते हुए हम इसके कैलकुलेशन को कैसे करेंगे वो आइए देखते हैं। 2 रिंग था आपने देख लिया, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 4n+2। तो 4n+2 फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिंग इस पे कितना है, 2 ठो है, ठीक है। नंबर ऑफ रिंग कितना है, 2 ठो है, और 2 ठो नंबर ऑफ रिंग है और +2 कर लो, ठीक है। 2 रिंग है +2 कर लो तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन्स, और 10 इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो आइए अब इस पे हम लोग गिनते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन है या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। देखो काफ़ी छोटा है, थोड़ा बड़ा करके बनाना, देख लो ना यार कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 बॉन्ड है। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आई होप तुम समझे। तो इसमें जो रिंग वाला होता है, रिंग वाला में होमोसाइक्लिक है और हाइड्रोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक में क्या क्या होता है, अलीसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक आपको मैंने बता दिया 4n+2, और एलिसाइक्लिक जो है ऐसा, एलिसाइक्लिक पे हम लोग बात करेंगे। फिलहाल देख लो कि ऐसा कुछ होता है, साइक्लिक कंपाउंड रहता है, ठीक है। अब हाइड्रोसाइक्लिक में देखिए फिर से 2 टाइप का आता है। हाइड्रोसाइक्लिक वाला में देखो क्या होगा, हाइड्रोसाइक्लिक में एक बात बताऊं, ये सब एपॉक्सी है ना। इसमें देखो एक अलग रिंग में एक कोई अलग एलिमेंट आया हुआ रहेगा, रिंग में एक कोई अलग एलिमेंट आया हुआ रहेगा। हाइड्रोसाइक्लिक का, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक कैसा होता है सब अपन जिक्र करेंगे। ये पैरासोल वगैरह दिया है, और इधर से आपने देख लिया कि इतना सारा कुछ तो होता है भाई साहब। इसको 1 2 बार रिपीट करोगे तो तुम्हें दिमाग में रहेगा, बट ये नहीं भी दिमाग में रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये क्लासिफिकेशन है, एक एक करके तो हमें सारा पढ़ना ही है ना। अब देखो इसमें से तुम्हें पहचानने बोला है कौन सा अनसैचुरेटेड है, कौन सा अनसैचुरेटेड है, कैसे पहचानेंगे, ठीक है। जैसे देखो अल्केन का GF को याद करो, CnH2n+2 है ना, मतलब n जितना है, जैसे मान लीजिए यहाँ 3 है तो इसके डबल से 2 अधिक अगर रहा, 8 रहा, तो ये सैचुरेटेड हो जाएगा कि अनसैचुरेटेड होगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। अल्केन तो सैचुरेटेड होता है ना। अब इस पे देख लो यहाँ फंक्शनल ग्रुप है। अब फंक्शनल ग्रुप है, देखो क्या अपन करें, 2 कार्बन है और 5 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है और 5 हाइड्रोजन है। याद रहे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, कार्बन पे डबल बॉन्ड ढूंढोगे, ये नहीं कि ऑक्सीजन पे तूने डबल बॉन्ड देगा, मास्टर बोला था डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड, मार के आ गया, ठीक है। कार्बन कार्बन पे डबल बॉन्ड में बोल रहा हूँ, किसी दूसरे एलिमेंट पे नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसमें 5 हाइड्रोजन कहाँ है, सेकेंड वाले पे? सेकेंड वाले पे 4 हाइड्रोजन बोले ना, 2 और 1 ऑक्सीजन, मतलब 5 बॉन्ड है उस पर। देखो क्या होता है, दूसरा अपन देखें तो अगर 2 हाइड्रोजन है, सॉरी 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 4 और 2 6 है ना, अगर सैचुरेटेड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनाओ, दरअसल CHO एल्डिहाइड है, अभी आप पढ़ोगे तो देखो CH3 सारा सिंगल बॉन्ड, और यहाँ C, और इसके बाद एक अपना डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो कार्बन कार्बन में कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं आया ना, और नहीं आया तो कौन सा कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड, यानी कि ये भी अनसैचुरेटेड नहीं हुआ। फाइनली ये देख लो, ठीक है, C3H4, इसमें क्या होगा ना मतलब डबल से 2 कम है, ये 3 है तो ये 6 से 2 कम हो गया ना 4, तो डबल से 2 कम किस में रहता है, अल्काइन में। किस में रहता है, अल्काइन में। और एग्जैक्ट डबल किस में रहता है, अल्कीन में। ये सब बात याद रखोगे, एग्जैक्ट डबल, जैसे C3 है H6 है तो ये भी अनसैचुरेटेड अल्कीन के लिए, इसकी GF कौन है, CnH2n, ठीक है। अल्केन का कौन होता है, CnH2n+2, और अल्काइन में कौन होता है, CnH2n-2, ठीक है। आई होप तुम समझे। अब इसके बाद अगर तुम देखोगे तो इधर कुछ सवाल है, तुम्हें नियम के अनुसार प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर तुम्हें नहीं प्रैक्टिस करना तो अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे सवाल तुम प्रैक्टिस करोगे। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। एसर्शन रीजन भी आजकल काफ़ी पूछा जा रहा है, हालांकि एसर्शन रीजन अभी आपको मैं नहीं बता रहा, और आगे चलते हैं।
आगे चलते हुए देखिए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रुप, ये तुम्हें सीखना चाहिए, ठीक है। क्या होता है कि कोई हाइड्रोकार्बन हमारे पास है जैसे RH। अब इस RH से क्या होगा कि एक हाइड्रोजन अगर हट जाए, जैसे माइनस हाइड्रोजन हो गया और इसके जगह पे कोई दूसरा ग्रुप जुड़ जाए, अगर कोई दूसरा ग्रुप जुड़ जाए तो इसी ग्रुप को हम लोग बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। इसका जो सारा काम निर्भर होगा, जो कंपाउंड कंप्लीट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, हाँ मतलब फंक्शनल ग्रुप की तरह का बन जाएगा। जैसे देखो हमारे पास मीथेन एक गैस है, बहुत प्यारा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। मीथेन एक गैस है, अब मीथेन एक गैस है, गैस बोल रहा हूँ एक गैस है, तो यहाँ से क्या हुआ कि हाइड्रोजन हटा और हाइड्रोजन हट करके इस पे OH कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, तो जो मीथेन गैस था वो बहुत प्यारा सा दारू बन गया, ठीक है। और इस दारू को हम लोग यूज कर सकते हैं किसी अलग अलग पर्पस, पीने वाला नहीं है, पी जाओगे मर जाओगे, ठीक है। पीने वाला जो है इथाइल अल्कोहल होता है, आप लोग जानते होंगे। अभी हाथ धोने वाला भी आया था, कौन सा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जिसको सैनिटाइजर के रूप में हम लोग यूज करें, ठीक है। तो सबका अलग अलग यूजेज है, बट हाँ मीथेन जो गैस था वो अल्कोहल बन गया, पूरा काम उसका किस पे निर्भर किया, OH पे बस। तो जो फंक्शनल ग्रुप है वही बाप होता है, ठीक है। अभी अपन देखेंगे नाम लिखने के समय प्रियोरिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप का, किसका, फंक्शनल ग्रुप का। और फंक्शनल ग्रुप में भी तुम देखोगे सबसे ज़्यादा किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तुमने एक कोडिंग भी देखा होगा, कार एम्बेसडर एसिड, नहीं देखे हो तो देखे होगे, बट मैं उस पर कोशिश कर रहा हूँ कोई बेहतरीन कोडिंग करा जाए, क्योंकि वो जो है वो उतना अच्छा नहीं। अब देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमारे पास आएंगे, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो सारा चीज़ हमें देखना है फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखना है फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। खैर यहाँ से आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सा आएगा, हाइड्रोकार्बन का रेडिकल। कौन सा आएगा, हाइड्रोकार्बन का रेडिकल। तो रेडिकल में देखो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये सैचुरेटेड होता है दरअसल, है ना, सिंगल बॉन्ड रहेगा जब, तो हमारे पास सैचुरेटेड मतलब सब में सिंगल बॉन्ड रहेगा, है ना। देखो अल्केन है, अल्केन से आप एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो रेडिकल बनेगा, है ना, रेडिकल बनेगा। जैसे देखो CH4 है, इस CH4 से एक हटा दो तो CH3 है। अब CH3 है तो इसके पास एक बेला इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, है ना। बेला इलेक्ट्रॉन मतलब 4 होता है ना, टेट्रावेलेंट, 3 हाइड्रोजन से जुड़ा एक फालतू इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह वाले को क्या बोलते हैं, रेडिकल। ये जो है वो ब्रांच में आके जुड़ेगा, जैसे कार्बन का कोई लॉन्ग चेन है, इस पे ये ब्रांच में जुड़ेगा। इस ग्रुप को हम लोग अल्काइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और जैसे तुम उधर नाम लिखते तो क्या लिखते, मीथेन, क्या लिखते, मीथेन ANE। ये ANE जो है इसको हम लोग प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं, है ना। यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स जो रेड कलर का है वो आएगा, यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथ। एक कार्बन का तो मेथ फिक्स है ना, और अभी क्या लगाओगे, YN यानी कि मिथाइल। क्या लगाओगे, मिथाइल, ठीक है। देखो मीथेन जो है क्या बन गया है, मिथाइल बन गया। आई होप तुम समझे। इसी तरह से जब इथेन रहता है, इससे एक हाइड्रोजन हट जाता है, एक बेला बॉन्ड आता है, इस बेला बॉन्ड को हम लोग इथेन से क्या बोल देते हैं, इथाइल। यहाँ पे ANE प्राइमरी सफिक्स है, आप देखोगे कि प्राइमरी सफिक्स एन, इन, आइन ये सब आएगा, और ये सब जो आइल फाइल है बहुत सारा कुछ आएगा। और सेकेंडरी सफिक्स आता है फंक्शनल ग्रुप का। सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए आएगा, फंक्शनल ग्रुप का आएगा। जैसे मान लो हमारे पास ये मेथ है, METH, इसके बाद AN, ये प्राइमरी सफिक्स लगाए। अब इस पे अल्कोहल भी होता है तो तूने अलग से क्या लगाना था, OL, यानी कि मिथानॉल। तो ये प्राइमरी सफिक्स है भाई साहब, और ये जो है वो कौन सा सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स है। कभी तो हाँ ना बोल, समझे नहीं समझे। अब देखो इसमें भी जैसे प्रोपेन वगैरह जब 3-4 स्टार्ट होगा ना, तो एक तो ये सीधा सीधा लगा रहा तो नॉर्मल प्रोफाइल बोलेंगे, और अगर ये बेटा 2 नंबर पे लगा रहा ना तो 2 नंबर को हम लोग आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। यहीं पे 2 नंबर पे अल्कोहल लगा रहता है तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो जाता है, जिसको हाथ में रगड़ के कोरोना से मुक्ति मिल रहा था, ठीक है, यानी कि शुद्ध अंग्रेजी में सैनिटाइजर बोलते हैं। अब आइए नॉर्मल चेन का बात कर लेते हैं, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, जहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं हो। अब कोई ब्रांचिंग नहीं हो तो इस तरह का है, तो इसको हम लोग नॉर्मल हेक्सेन बोल सकते हैं। 6 है ना नॉर्मल हेक्सेन। तुम बोले सर N नहीं लगाएंगे तो नहीं चलेगा, ये N जो लगा रहा है ना, ये कॉमन नाम वाला लगा रहा है, IUPAC N फैन हटा दिया है, ठीक है, वो डायरेक्ट हेक्सेन लिखता है, आप देखे हो। ये भी देखो ऐसे घुमा फिरा है तो पगला मत जाना, सीधा जा रहा है ना, सीधा लिख टेढ़ा लिख कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रांच तो नहीं है ना, ब्रांच कैसे पहचानेंगे कि एक बार तूने पेन चला दिया उसके बाद कोई बाहर चला गया, ठीक है, तो इसको हम लोग ब्रांच बोलते हैं, ठीक। ये नॉर्मल ब्यूटेन है, इसी तरह के सारे
सारे हैं। यहाँ पे देखो CH2 पे 5 लगा है, इसका मतलब क्या हुआ कि CH2 5 बार लिख देना है, CH2 5 बार लिख देना है, ठीक है। उसके बाद अंतिम में कौन आएगा, CH3। गिन लो कितना हुआ, कितना हुआ इस पे, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब नॉर्मल हेप्टेन। तो यहाँ देखिए नॉर्मल हेप्टेन। अब आप आइसो में देखते हैं कि मिथाइल ग्रुप जो है अटैच रहेगा सेकंड लास्ट कार्बन पे, है ना, या फर्स्ट सेकंड जहाँ भी हो, मतलब 2 नंबर का पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो। क्या बोलते हैं, आइसो। इधर से हो कहीं से भी हो, 2 नंबर का पोजीशन क्या कहलाएगा, आइसो कहलाएगा। जैसे ये देखो 2 नंबर पे है, यानी कि आइसोब्यूटेन। किधर गया, हट गया क्या पेन, एक सेकंड उसको लेकर के आते हैं। क्यों नाराज है, हट क्यों गया। अब यहाँ से अगर देखा, अबे हट जा, कुछ तो कदर कर वीडियो का। ओ ये इसका है, तो वो किसका आ रहा है, ओह वहाँ पे था। चलो ठीक है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो हमारे पास देखो आइसो के कंपाउंड आए हुए हैं। ये देख 2 नंबर पे लगा आइसोब्यूटेन, यहाँ देखो 2 नंबर पे लगा आइसोहेक्सेन, यहाँ पे आप देखो 2 नंबर पे लगा हुआ है, तो क्या लिखना चाहोगे, ये 2 नंबर पे लगा हुआ है तो क्या लिखना चाहोगे। ये याद रहे सारा जो है वो कहाँ पे आ रहा है, ब्रांच में आ रहा है ना, पेरेंट चेन में ये नहीं है। अगर ये ब्रांच है तो इसको आप आइसोहेक्साइल लिख सकते हो, अपन देखेंगे नाम में आएगा तो। बट ये याद रख कि 2 नंबर का पोजीशन पे क्या है, आइसो है, 2 नंबर का पोजीशन आइसो है, ठीक है। अब देखो जैसे हमारे पास ये नियो वाला ग्रुप क्या होता है, देखिए इस पे जो है ना अपर नीचे दोनों ही साइड 2 नंबर पे 2 ठो लगा रहा, सेम ग्रुप। जैसे देखो व्हेन 2 मिथाइल ग्रुप आर अटैच्ड इन सेकंड लास्ट कार्बन और सेकंड इन केस ऑफ अल्केन नियो कंपाउंड। देखो 2 नंबर वाला जो है ना उस पे अपर नीचे दोनों ही सेम ग्रुप लटकल रहा है, इसी को बोलते हैं नियो। क्या बोलते हैं, नियो। बट इधर ब्रांचिंग साइड से देखोगे तो किधर से आएगा, लास्ट में आएगा। किधर आएगा, लास्ट में। ब्रांचिंग में देखोगे तो यहाँ सेकंड नंबर पे नहीं नजर आएगा आपको, ब्रांच में जब देखेंगे तो लास्ट में आएगा। कहाँ पे आएगा, लास्ट में, क्योंकि ब्रांचिंग का तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट हो जाएगा ना। मैं जहाँ होता हूँ नंबर उधर से ही शुरू होता है, ब्रांच का ये मूल मंत्र है। खैर नाम लिखने अभी आप और भी सीखोगे। आइए देखते हैं कुछ एक्सेप्शन भी आ गए क्या इस पे, एक्सेप्शन। अच्छा ये ऐसा है, ये पेरेंट चेन इसका बन जाएगा आइसोऑक्टेन। ये ब्रांच लगा किधर से है, इधर से तो नहीं लगा, इधर से तो नहीं लगा, इधर से नहीं लगा, इधर से नहीं लगा। ये एक्सेप्शन एक दे रखा है, बट इसे चलो उड़ाते हैं यहाँ से, क्योंकि ज़्यादा कुछ वो दिखा नहीं। आइसोऑक्टेन क्या बोल रहा है इसे, आइसोऑक्टेन। अच्छा ये कंपाउंड ही है जो है एक्सेप्शन के रूप में इसका नाम है, पता नहीं, आप इसे ऐसे ही देख लें। ये देखो नॉर्मल पेंटाइल, ये सब समझ जाओगे। सेकेंडरी, अच्छा ये देखो जो आइसो है ना उसको हम लोग सेकेंडरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये 2 डिग्री होता है, ठीक है। इस पोजीशन को सेकेंडरी भी बोलते हैं। अब आइसो और सेकेंडरी में अंतर क्या है, फिलहाल तो कोई अंतर नहीं लिखा है ना। आइसो पेंटाइल देखो, चलो यार काफ़ी ये सब हो गया, देख लिए। अब देखिए बायवैलेंट क्या होता है, जिसमें 2 वैलेंसी फ्री हो। क्या हो, 2 वैलेंसी फ्री हो और 2 सेम टाइप के कंपाउंड यहाँ जुड़ सकते हैं। जैसे कार्बन से 1 हाइड्रोजन हटा था, फिर से 1 हाइड्रोजन हटा, 2 ठो फ्री हो गया, ठीक है। 2 फ्री हो जाए तो इसको हम लोग मिथिलिडीन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मिथिलिडीन, या नॉर्मल इसको क्या बोलते हैं, मिथाइलिन, मिथिलिडीन या मिथाइलिन। जैसे देखो यहाँ हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड लगे रहे कि ये देखो यहाँ एक बॉन्ड फ्री है, यहाँ एक बॉन्ड फ्री है, तो इथाइलिन बोलते हैं। जबकि दोनों एक ही जगह रहा तो इसको हम लोग इथिलिडीन बोलते हैं। दोनों एक ही जगह, जैसे क्लोरीन दोनों एक ही जगह रहा तो इथिलिडीन, बट अलग अलग जगह रहा तो इथाइलिन, ऐसे करके कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये देखो दोनों एक ही जगह पे है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपाइलिडीन। जबकि जब 2 अलग अलग जगह रहा तो क्या बोलेंगे, प्रोपिलीन, ठीक है। आई होप आप समझे। इसके बाद अब और भी आगे चलते हैं। ये देखिए एक विनाइल वाला ग्रुप जो है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि क्या होगा ना, कि अगर आप देखते हो तो यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब कुछ जो कंपाउंड जुड़ा हुआ है इसके बगल, इससे सटा हुआ डबल बॉन्ड है। यहाँ पे कुछ जुड़ा हुआ है, इसके सटा हुआ डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम स्पेशल है, विनाइल बोलते हैं या तो इथा। अच्छा ये एक बहुत मज़ेदार बात लिखा है, देख रहे हो, ठीक है। देखो बता रहा हूँ, जब कभी पेरेंट चेन हमारे पास ऐसा रहे, मान लीजिए इधर है डबल बॉन्ड और यहाँ फंक्शनल ग्रुप है OH,
अब हमारा मजबूरी था कि हम इस रास्ते जाएं, ठीक है। और यहाँ से जो है एक कार्बन लगा हुआ और इस पर डबल बॉन्ड है। तुम या तो उस रास्ते जाओ या इस रास्ते आओ। अब ये डबल बॉन्ड ब्रांच में आ गया, अब इसका तुम क्या नाम लिखोगे? ठीक है, डबल बॉन्ड ब्रांच में आ गया, इसका तुम क्या नाम लिखोगे? तुम तो अभी तक अल्काइल पढ़े हो, तो देखो इसका नंबरिंग कर देंगे 1 2, इसका नाम हो जाएगा इथ, और इथ के बाद क्या हो जाएगा? क्योंकि डबल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा? EN, और ब्रांच है तो ENE होता है, और ब्रांच है तो क्या होगा? YL। और तुम IUPAC का रूल जानते हो कि AEIOU और Y, एक वॉवेल्स के अलावा Y है, ये 2 लेटर एक साथ नहीं आ सकते। अगर ऐसा होता है तो पहले वाला लेटर हट जाएगा, है ना, और इसका नाम हो जाएगा इथेनाइल, ठीक है। तो ये देखो जो फिनाइल लिखा है, जब ये ब्रांच में आएगा तो इसका नाम इथेनाइल, और पूरा सारा डबल बॉन्ड का ऐसे ही चलेगा, प्रोपिनाइल हो जाएगा, ब्यूटिनाइल हो जाएगा, है ना, इस ढंग से, ठीक है। तो ये आपने यहाँ सीखा। जबकि दोनों एक ही जगह रहता है तो क्या बोलते हैं? इथाइलिडीन। क्या बोलते हैं? इथाइलिडीन। इसके बाद देखो इधर भी फिर वही, अच्छा इसको अलाइल ग्रुप बोलते हैं, ये याद रखें कि जहाँ पे ब्रांच है, जैसे यहाँ क्लोरीन जुड़ा है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें डबल रहता तब तो फिनाइल हो जाता, इसके बगल वाले में डबल बॉन्ड है तो इसको अलाइल ग्रुप बोलते हैं। कौन सा ग्रुप? अलाइल, है ना, कौन सा ग्रुप? अलाइल। तो यहाँ से आप देखो अलाइल अपन नॉर्मल, एक नॉर्मल बोलते हैं ना कि अला रहा है, अलाइल आदमी है, ठीक है, उसी तरह का ये ग्रुप है बेचारा। तो फाइनली आप देखोगे तो अब देखो ट्रिपल बॉन्ड भी यहाँ आया। देखो ट्रिपल बॉन्ड जब ब्रांच में आ जाता है तो अब आप समझ गए कि क्या होने वाला है। अपन इसको ETH इथ लिखेंगे 2 के लिए, और प्राइमरी सफिक्स क्या आता है? YN, और E तो लिख नहीं सकते क्योंकि ब्रांच में है तो इसके लिए YL आएगा, और AEIOU एक साथ नहीं लगता है, तो ये हो जाएगा इथेनाइल करके। कितने अच्छे हो तुम लोग, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसी पैटर्न पे सारा अरे बाप, ये क्या है? ये देखो डबल बॉन्ड बगल वाले पे है तो इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा ग्रुप? हाँ, अच्छा ट्रिपल बॉन्ड है, प्रोपेनाइल करके। नहीं, प्रोपिनाइल वैसे तो नॉर्मल था जब डबल बॉन्ड यही था, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड यही था, बट ट्रिपल बॉन्ड जब इधर पीछे चल जाए तो इसका नाम प्रोपाग्राइल करके है, ठीक है। ये तुम मन करे तो याद रख सकते हो, रेड मार्क करा गया, प्रोपागाइल करके बोलते हैं। नहीं भी याद रखोगे तो 11th 12th में फिलहाल इधर क्लास के लिए तो कोई इशू नहीं। भाई साहब अब साइक्लो कंपाउंड आ जाता है। साइक्लो क्या होता है? जब ऐसे क्लोज स्ट्रक्चर हो, ठीक है, ऐसे क्लोज स्ट्रक्चर हो तो जो भी नाम है आप लिखेंगे, बट उसमें क्या लगाएंगे? साइक्लो लगाएंगे। क्या लगाएंगे? साइक्लो लगाएंगे, ठीक है। अब साइक्लो लगाने के बाद इधर हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड आएगा। तब तक के लिए मैं तुम्हें 2 मिनट देखते हैं कि एरोमेटिक वाला जो कंपाउंड है, इस एरोमेटिक कंपाउंड पे क्या बात बन रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने एरोमेटिक पहचानना सीख लिया। जैसे यहाँ लिखा हुआ नहीं होगा बट याद रहे कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जिस पे रहेगा वो एरोमेटिक हो जाता है। एरोमेटिक के अपने चोंचले हैं, जहाँ भी एरोमेटिक होगा उसमें अधिकतर 99% केसेस में आपको बेंजीन देखने को मिल जाएगा। बेंजीन का दूसरा नाम है फिनीन। क्या नाम है? फिनॉल इज द अनदर थिंग। बट यहाँ से एक हाइड्रोजन जब हट जाएगा तो देखो क्या होगा, फिन है और एक हट गया यानी कि ब्रांच में आएगा, और ब्रांच में आएगा तो YL जुड़ने वाला है, और E और Y तो एक साथ रहेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा PHEN और YL, है ना। उसके बाद देखो अब जब 2 ठो यहाँ पे इधर 2 से हाइड्रोजन हट जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिनाइलीन, है ना। मिथाइलिडीन जैसा था उस ढंग का है ये। अब देखो ये सब कॉमन नाम है, याद रखना पड़ेगा कि CH3 जब इसमें रहेगा तो इसका टाउलिन नाम होता है। यहाँ से एक हट जाएगा तो इसको हम लोग बेंजाइल बोलेंगे। इस बार रिंग से कनेक्ट नहीं होगा, ऊपर से हटा है, इसको बेंजाइल बोलते हैं। 2 ठो जब हटा तो बेंजल बोलेंगे, 3 ठो जब हटा तो बेंजो बोलेंगे। बेंजो, टिंग डिंग 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 डिंग। चलो यहीं से बेंजो आया है लगता है ना, छटपटाया हुआ कंपाउंड। चल ठीक, ऑर्थोमेटा पैरा आ गया। अच्छा ऑर्थोमेटा पैरा आ गया, ठीक है। देखो ऑर्थोमेटा पैरा क्या होता है कि जैसे यहाँ हमारे पास है और इसके ये इसको अपन नंबरिंग करेंगे तो ब्रांच है यहाँ तो 1 नंबर, तो ये 2 नंबर। अगर 2 नंबर से कोई हाइड्रोजन हटा है तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोलते हैं? ऑर्थो। 3 नंबर से अगर हटा है इसका नाम है मेटा, जिसके लिए M यूज करा जाएगा, ठीक है। और अगर 4 नंबर से हटा है तो उसको हम लोग बोलते हैं पारा, जिसके लिए P यूज करा जाएगा, ठीक है ना। क्या यूज करा जाएगा?
पी ऑर्थोमेटा पैरा, आप ऐसे करके बहुत लोग अजीब अजीब कोडिंग कर देते हैं। किसी महान इंसान ने बोला था कि ये ओ, इसको एम, इसको प्रकाश करके नॉर्मल तुम याद रख सकते हो, ओम प्रकाश है ना, कौन सा प्रकाश। बट इसमें क्या कोडिंग करना है इतना आसान चीज़ में, ऑर्थोमेटा पैरा। अब ये सब में भी कोडिंग करना पड़े तो मैं तो सलाह दूंगा कि धंधा पानी स्टार्ट करो, MBO चाय वाला बनो, ठीक है। इतने में कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं, जब ज़्यादा कम्प्लेक्स चीज़ होता है तो कोडिंग करा जाता है। अब है कॉन्सेप्ट ऑफ होमोलॉजी। क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ होमोलॉजी, ठीक है। अच्छा देखिए, होमोलॉजी का जब बात करेंगे तो इसमें वैसे कंपाउंड आ जाएंगे जिसका स्ट्रक्चरल फीचर सेम रहेगा, जनरल फार्मूला भी सेम रहेगा, लेकिन वो डिफर करेगा किससे, CH2 वाले से, जो अपन बात भी कर रहे थे, ठीक है। CH2 से डिफर करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलॉजी। याद रहे, अलग अलग ग्रुप को मत बोल देना, सेम ग्रुप सेम फीचर सेम प्रॉपर्टी, और उसमें CH2 का डिफरेंस। होमोलॉजी का हम लोग बात करेंगे अलग से, चलो इसको अभी फ़िलहाल देखते हैं। यहाँ देखिए सारा अलग अलग जो है ग्रुप दिया हुआ है, सबका अलग अलग GF दिया हुआ है ना, तुम्हें रटने की ज़रूरत नहीं है, बस CnH2n याद रखना, अल्कीन को याद करना, अल्काइन को याद करना, ठीक है। उसके बाद एल्कोहल होगा तो OH होता है, क्या होता है OH। एक हाइड्रोजन को हटाएगा एक ऑक्सीजन आ जाएगा, एक हाइड्रोजन को हटाएगा एक ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन को हटाएगा एक ऑक्सीजन आ जाएगा, लेकिन देखो OH जो है वो अपने साथ एक हाइड्रोजन को ले करके भी आएगा, ठीक है। यानी कि देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये था CH3, बट अब हमारे पास क्या होगा कि CH3 CH2 और OH, ऑक्सीजन आया बट उसके साथ जो हाइड्रोजन हटा था वो हाइड्रोजन उसमें ऑलरेडी है, तो CnH2n रहेगा ही, उसके साथ ऑक्सीजन भी रह जाएगा, ठीक है। एथर में क्या होता है कि इसमें दोनों ही हाइड्रोजन हट जाता है। एथर तो आप लोग पहचानते होंगे किस तरह का होता है एथर, ROR, रोर। तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो CH3O CH3 ऐसा रहने वाला है, ठीक है। CH3O CH3 रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इधर का CnH2n लिखा है प्लस ऑक्सीजन लिखा हुआ है, CnH2n प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो हाइड्रोजन इस पे तो ठीक है। तो खैर ये जनरल फार्मूला इसका बैठा के रखियो दिमाग में। हैलाइड में देखो क्या होगा, इस पे जनरल फार्मूला में थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं लग रहा है, इधर कुछ गड़बड़ नहीं कर दिया इसने लिखने में। देखिए जैसे हैलाइड वाला में इन्होंने लिख रखा है CnH2n, जैसे मान ले यहाँ पे भाई हमारे पास CH3 है, CH2 है और Cl है। देखो क्या क्या इसका जनरल फार्मूला बन रहा है, अगर Cn है, ठीक है, मतलब 2n, C पे चलो 2n से देख, अच्छा Cn चल ठीक है। तो इस केस में हाइड्रोजन कितना रहने वाला है, 2n+1 होना था ना, 2n+1, बट इस पे गड़बड़, अच्छा 2n+1 लिखा और अलग से x लिखा, ऐसा कि मुझे लगा 1x है, ठीक है, तब तो ठीक है ना, तब ठीक है। ये यार तुम जनरल फार्मूला खुद से सोच सकते हो, ठीक है, बस कंपाउंड तुम्हें समझ आना चाहिए कौन सा है। जनरल फार्मूला इतना थोड़ी रटेंगे, मर जाएंगे। खैर चलो अब इधर आ जाइए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉजी। होमोलॉजस के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। सबसे पहले देखो, हैव सेम जनरल फार्मूला, दैट इज सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एक ही तरीके से बना हुआ, जनरल फार्मूला अलग अलग ना हो। जनरल फार्मूला में सलाह दूंगा कि अगर माइंड में रहता है तो रख भी लो, क्योंकि कैलकुलेट करोगे तो देर लगेगा, डायरेक्ट कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, टाइम बर्बाद हो जाएगा। हैव सेम टाइप ऑफ एटम, एटम भी सेम होना चाहिए, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, मतलब अलग अलग ना हो। हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, ये देखो फंक्शनल ग्रुप भी सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम। उसके बाद है हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो सकता है। उसके बाद 2 सक्सेसिव मेंबर डिफर, CH2 ग्रुप से 2 सक्सेसिव डिफर कर सकता है, या वेट कह लो तो कार्बन का 12 और हाइड्रोजन 2 यानी कि 14 यूनिट से अलग हो सकता है। बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो जैसे RCH3 है, इसमें से CH2 माइनस होता है तो RH बनता है, इसको बोलेंगे लोअर होमोलॉजी। और अगर इस पे प्लस CH2 रहता है तो इसको क्या बोल सकते हैं, हायर होमोलॉजी। 2 बढ़ा, जो जिसमें 2 बढ़ा उसको हायर, जो कम हुआ उसको लोअर। कितना अच्छा बोल रहे हो, ठीक है। अच्छा पहचानने बोला हायर लोअर, तुम कंफ्यूज ना कर जाना, तुम पहचान लेना, ठीक है। सवाल अपन अभी बात नहीं कर रहे, सवाल अपन क्लास पे तो करेंगे ही, ठीक है।
आइए आगे इस पे देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। इसमें सारा मैं पहचानने बोला है कि कौन सा। अब है नोमेनक्लेचर के लिए, क्या है, बिल्कुल नोमेनक्लेचर पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये नोमेनक्लेचर वाला सेक्टर अपन नेक्स्ट वाले में करते हैं। तब तक के लिए बाय।